नमस्कार दोस्तों, मैं जसवंत माचरा आप सभी का डैफोडिल कोचिंग की इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान के एकीकरण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान का एकीकरण। माउंटबेटन योजना, जिसे 3 जून के प्लान के नाम से भी जाना जाता है, और आप सभी को पता है कि इसी माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत और पाकिस्तान का है वो विभाजन हुआ था। इस माउंटबेटन योजना के अनुसार 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता मिलनी थी, और उससे पहले हमारे भारत का, जब माउंटबेटन योजना के तहत भारत को स्वतंत्रता मिलनी थी, उससे पहले इस 3 जून 1947 की योजना से पहले भारत का स्वरूप कैसा था। तो हमारे भारत के स्वरूप के बारे में बात करें तो भारत का स्वरूप, भारत में 9 प्रांत थे और 565, कहीं पर 562 भी दी गई है, 565 देसी रियासतें थी। ये हमारे भारत का स्वरूप था आजादी से पहले। यानी हमारे भारत में 9 बड़े प्रांत थे, 565 देसी रियासतें थी। अब हम राजस्थान के एकीकरण की बात कर रहे हैं, तो हमारे राजस्थान के एकीकरण में, यानी एकीकरण से पहले हमारे राजस्थान का स्वरूप कैसा था। राजस्थान का स्वरूप, तो हमारे राजस्थान का स्वरूप, हमारे राजस्थान में 19 देसी रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, और एक आपका चीफ कमिश्नर क्षेत्र था। ठिकाने कौन से थे? तो नीमराणा, लावा और कुशलगढ़, ये 3 आपके ठिकाने थे। एक चीफ कमिश्नर क्षेत्र कौन सा था? तो वो आपका अजमेर मेरवाड़ा था। यानी माउंटबेटन योजना के आधार पर हमारे भारत को आजादी मिलनी थी। 3 जून 1947 की ये योजना थी, और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। उस समय भारत का स्वरूप था, 9 प्रांत थे और 565 देशी रियासतें थी संपूर्ण भारत में। हमारे राजस्थान का स्वरूप उस समय कैसा था? तो हमारे राजस्थान में 19 देशी रियासतें थी, जिनके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, जिनका विलय होगा तब। 19 देशी रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, नीमराणा, लावा और कुशलगढ़। इसके अलावा एक हमारा चीफ कमिश्नर क्षेत्र था, जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। अब हमारा जो भारत का विभाजन 15 अगस्त को होना था, उससे पहले हमारे भारत में एक रियासती विभाग का गठन किया गया। रियासती विभाग, हमारा जो रियासती विभाग था, इसकी जो स्थापना है 5 जुलाई 1947 को। रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को हुई। आपके इस रियासती विभाग के जो अध्यक्ष थे, वो थे सरदार पटेल, और आपके इस रियासती विभाग के जो सचिव थे,
वो थे वीपी मेनन, विष्णु प्रताप मेनन, ये इसके सचिव थे। रियासती विभाग की स्थापना के बाद रियासती विभाग ने एक घोषणा की या एक आदेश पारित किया कि 15 अगस्त से पहले पहले भारत की संपूर्ण जो देशी रियासतें हैं वो भारत के विल्य पत्र पर क्या कर दे, हस्ताक्षर कर दे। 15 अगस्त से पहले पहले भारत की जो सभी देशी रियासतें हैं वो क्या करें, भारत के विल्य पत्र पर क्या कर दें, हस्ताक्षर। 15 अगस्त से पूर्व जितनी भी देशी रियासतें हैं वो भारत के विल्य पत्र पर अपने हस्ताक्षर करें। इसके अलावा रियासती विभाग ने एक दूसरी शर्त भी जारी की। ये पहली शर्त थी। दूसरी शर्त ये थी कि जिन रियासतों की जनसंख्या 10 लाख है और वार्षिक आय 1 करोड़ है, वार्षिक आय 1 करोड़, यानी रियासती विभाग की दूसरी घोषणा क्या थी कि जिन रियासतों के पास जनसंख्या 10 लाख है और उनकी वार्षिक आय 1 करोड़ है वो रियासतें अपने आप को स्वतंत्र रख सकती है। और रियासती विभाग की ये जो दूसरी घोषणा थी इसे पूर्ण करने वाली हमारे राजस्थान की 4 देशी बड़ी रियासतें थी। वो 4 रियासतें कौन सी थी जो ये शर्त पूर्ण कर रही थी? तो उसमें जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और बीकानेर, ये 4 बड़ी रियासतें थी जो रियासती विभाग की इस घोषणा को पूर्ण कर रही थी कि उनकी जनसंख्या भी 10 लाख से अधिक थी और उनकी वार्षिक आय भी 1 करोड़ से अधिक थी। तो रियासती विभाग का 5 जुलाई 1947 को गठन किया जाता है। क्यों किया जाता है? हमारे भारत की देशी रियासतों का विलय करना यानी भारत के एकीकरण के लिए। अध्यक्ष बनाए गए सरदार पटेल को, सचिव बने बीपी मेनन। इस रियासती विभाग ने अपना एक आदेश पारित किया कि 15 अगस्त से पहले हमारे भारत की जितनी भी देशी रियासतें हैं वो सभी देशी रियासतें भारत के विल्य पत्र पर क्या कर दें, हस्ताक्षर कर दें। इसके अलावा दूसरी घोषणा यानी जिन रियासतों की जनसंख्या क्या है, 10 लाख है और वार्षिक आय कितनी है, 1 करोड़ है, वार्षिक आय 1 करोड़ और जनसंख्या 10 लाख, वो अपने आप को स्वतंत्र रख सकती है। हमारे राजस्थान की 4 रियासतें जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और बीकानेर रियासती विभाग की इस दूसरी घोषणा को पूर्ण कर रही थी। इसके अलावा आपको यहां से एक बात और याद रखनी है कि बीकानेर का एक शासक था, हमने बीकानेर के किसान आंदोलन में पढ़ा, अंतिम शासक शार्दुल सिंह। ये जो शार्दुल सिंह था इसने रियासती विभाग का जो ये भारत के विल्य पत्र का घोषणा पत्र था, इस घोषणा पत्र से पर राजस्थान की तरफ से सबसे पहले हस्ताक्षर बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने किया था। तो एक बार हम दोबारा देख लेते हैं कि हमारे राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत करते हैं। तो माउंटबेटन योजना या 3 जून 1947 की योजना, इसके तहत क्या है, हमारे भारत का विभाजन हुआ और भारत को आजादी मिली। उस समय भारत का जो स्वरूप था 9 प्रांत थे, 565 देशी रियासतें थी। राजस्थान का स्वरूप कैसा था? तो 19 देशी रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, नीमराणा, लावा और कुशलगढ़। एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। ये हमारे राजस्थान का स्वरूप था। उसके बाद भारत के एकीकरण के लिए रियासती विभाग का गठन किया जाता है। 5 जुलाई 1947 को अध्यक्ष सरदार पटेल बने, सचिव वीपी मेनन बने। 15 अगस्त से पूर्व देशी रियासतें हैं उनको भारत के विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करना है और जिन रियासतों की जनसंख्या 10 लाख है और वार्षिक आय 1 करोड़ है वो अपने को स्वतंत्र रख सकती है। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और बीकानेर 4 ऐसी रियासतें थी और उन रियासतों में से और संपूर्ण राजस्थान की तरफ से शार्दुल सिंह ने सबसे पहले
शार्दुल सिंह ने सबसे पहले क्या किया, भारत के विल्य पत्र पर हस्ताक्षर किया। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे हम बात करें तो हमारे एकीकरण की शुरुआत होने से पहले हमारे राजस्थान की 4 रियासतें जैसे उदयपुर, जयपुर, कोटा और डूंगरपुर, इन 4 रियासतों के जो शासक थे उन्होंने कुछ संघ बनाने का प्रयास किया था राजस्थान के एकीकरण से पहले। यानी जब इन रियासतों को ऐसा खतरा महसूस हुआ कि इनका जो शासन है वो समाप्त होने वाला है, तो उससे पहले उदयपुर, जयपुर, कोटा और डूंगरपुर ने कुछ संघ बनाने का प्रयास किया और यहां से क्वेश्चन वर्तमान में पूछे जाते हैं। सबसे पहले उदयपुर की बात करें तो उदयपुर का जो अंतिम शासक था वो था महाराणा भोपाल सिंह। ये जो महाराणा भोपाल सिंह था इसने राजस्थान यूनियन या राजस्थान संघ बनाने का प्रयास किया। आपके महाराणा भोपाल सिंह ने राजस्थान यूनियन या राजस्थान संघ बनाने का प्रयास किया। कब किया? तो इसने 23 मई 1947 को, यानी माउंटबेटन योजना से पहले इसने क्या है, इस राजस्थान यूनियन या राजस्थान संघ यानी रियासती विभाग के गठन से पहले ही इसने ऐसा जानकर कि हमारा भविष्य है वो खतरे में, तो इसने राजस्थान यूनियन या राजस्थान संघ बनाने का प्रयास किया 23 मई 1947 को। अब इसका जो संघ है उसका जो संवैधानिक सलाहकार था, संवैधानिक सलाहकार, वो था के.एम. मुंशी, यानी कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, ये इसका क्या था, संवैधानिक सलाहकार था। आपका जो राजस्थान यूनियन संघ इसने बनाने का प्रयास किया, ये जो संघ है असफल हो गया। किस कारण हो गया कि इस राजस्थान यूनियन में जो प्रमुख था वो महाराणा भोपाल सिंह बनना चाहता था और 3 जो रियासतें थी आपकी, एक थी जयपुर, एक थी जोधपुर और एक थी बीकानेर। इन 3 रियासतों के जो शासक थे उन्होंने इस संघ में मिलने से इनकार कर दिया और इसी कारण महाराणा भोपाल सिंह का जो राजस्थान यूनियन बनाने का सपना था या राजस्थान संघ बनाने का सपना था वो चकनाचूर हो गया। तो महाराणा भोपाल सिंह ने राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया। 23 मई 1947 को इसकी स्थापना की गई। संवैधानिक सलाहकार के.एम. मुंशी को बनाया। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, इन 3 रियासतों के विरोध के कारण ये राजस्थान यूनियन नामक संघ है वो सफल नहीं हो सका। दूसरी बात हम करें जयपुर के शासक के बारे में, तो जयपुर का जो अंतिम शासक था वो था सवाई मानसिंह द्वितीय। जयपुर के किसान आंदोलन में हमने इसके बारे में बात की थी। तो सवाई मानसिंह द्वितीय जयपुर का अंतिम शासक था और इस सवाई मानसिंह द्वितीय ने जयपुर संघ या हमारे जयपुर का जो प्राचीन नाम था आमेर का ढूंढाड़ संघ या राजपूताना संघ, ये बनाने का इसने प्रयास किया।
इसने अपना जो संवैधानिक सलाहकार है वो वीटी कृष्णामाचारी, वीटी कृष्णामाचारी को अपना संवैधानिक सलाहकार बनाया। परंतु सवाई मानसिंह जो संघ बना रहा था उसमें जो उसने एक बात कही कि जो छोटी छोटी रियासतें हैं वो क्या है, अपना विलय बड़ी रियासतों में करते। अब उन छोटी रियासतों को ऐसा लगा कि हमारा जो भविष्य है वो अंधकार में हो जाएगा अगर हम बड़ी रियासतों में मिल जाएंगे। तो आपकी जो छोटी रियासतें थी, जैसे आपकी अलवर की रियासत है, भरतपुर की रियासत है, करौली की है, तो उन रियासतों ने इस सवाई मानसिंह द्वितीय के इस प्रस्ताव से वो सहमत नहीं हुए और इसी कारण सवाई मानसिंह द्वितीय का भी ये जयपुर संघ, ढूंढाड़ संघ या राजपूताना संघ बनाने का प्रयास असफल हो गया। उसके बाद में हम बात करें कोटा के शासक की, तो कोटा का जो शासक था अंतिम, उसका नाम था महाराव भीमसिंह। महाराव भीमसिंह अपने नेतृत्व में एक संघ बनाना चाहता था और संघ का इसने नाम रखा हाड़ौती संघ। हाड़ौती संघ में आपकी जो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, यानी उस समय की 3 बड़ी रियासतें थी, कोटा, बूंदी, झालावाड़। तो इसने इस संघ में उनको मिलाने का प्रयास किया, परंतु बूंदी का जो शासक था वो इस संघ का अध्यक्ष बनना चाहता था और महाराव भीमसिंह है वो हाड़ौती संघ का नेतृत्व स्वयं करना चाहता था। इसी कारण बूंदी के विरोध के कारण हाड़ौती संघ है वो भी नहीं बनाया जा सका। इसके अलावा हम डूंगरपुर के शासक के बारे में बात करें तो डूंगरपुर का जो शासक था उसका नाम था महारावल लक्ष्मण सिंह। महारावल लक्ष्मण सिंह, ये जो आपका महारावल लक्ष्मण सिंह था इसने भी एक संघ बनाने का प्रयास किया और उसने उस संघ को नाम दिया बांगड़ संघ। हमारे वर्तमान के डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को बांगड़ क्षेत्र कहा जाता है। तो इसने बांगड़ संघ बनाने का प्रयास किया, परंतु महारावल लक्ष्मण सिंह का भी ये प्रयास असफल रहा। तो दोस्तों वर्तमान में जो एग्जाम की दृष्टि से और एग्जामिनर जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको ये जो संघ है ये अच्छे तरीके से याद रखने हैं, किसने कौन सा संघ बनाने का प्रयास किया। तो हमारे राजस्थान के एकीकरण से पूर्व उदयपुर, जयपुर, कोटा और डूंगरपुर के जो शासक है उन्होंने कुछ संघ बनाने का प्रयास किया, परंतु वो अपने प्रयास में असफल हुए। जैसे महाराणा भोपाल सिंह है, उसने राजस्थान यूनियन या राजस्थान संघ बनाने का प्रयास किया। 23 मई 1947 को उसकी स्थापना की। संवैधानिक सलाहकार के.एम. मुंशी को बनाया, परंतु जयपुर, जोधपुर और बीकानेर इन 3 बड़ी रियासतों के द्वारा इसका विरोध करने के कारण, क्योंकि नेतृत्व है वो महाराणा भोपाल सिंह करना चाहता था और ये रियासतें अपना नेतृत्व खुद संभालना चाहती थी, इसी कारण ये संघ असफल हो गया। सवाई मानसिंह द्वितीय जयपुर का शासक, इसने जयपुर संघ, ढूंढाड़ संघ या राजपूताना संघ बनाने का प्रयास किया। वीटी कृष्णामाचारी को अपना संवैधानिक सलाहकार बनाया, परंतु छोटी रियासतों के विरोध के कारण, क्योंकि ये छोटी रियासतों को बड़ी रियासतों में मिलाकर इस संघ का निर्माण करना चाहता था और छोटी रियासतों ने ऐसा सोचा कि हमारा जो भविष्य है इस संघ के निर्माण के बाद अंधकार में हो जाएगा, इसी कारण ये संघ भी आपका सफल नहीं हुआ। महाराव भीमसिंह कोटा का शासक था, इसने भी हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया, परंतु बूंदी के शासक के विरोध के कारण इसका हाड़ौती संघ भी नहीं बन सका। महाराव लक्ष्मण सिंह, इसने भी डूंगरपुर का शासक था, इसने भी बांगड़ संघ बनाने का प्रयास किया, परंतु इसका प्रयास भी असफल रहा। तो दोस्तों आपके ये जो 4 संघ है आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अब हम बात करें हमारे राजस्थान के एकीकरण के चरणों की, यानी राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। ये आपको पता ही है। कब से कब तक? तो 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 ईस्वी, यानी हमारा राजस्थान है 1 नवंबर 1956 को वर्तमान स्वरूप में आया था। तो 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक 7 चरणों में हमारे राजस्थान का एकीकरण हुआ। सबसे पहले चरण की हम बात करें, यानी हमारा प्रथम चरण। प्रथम चरण है, इसकी जो स्थापना है या इसका जो गठन है वो 18 मार्च 1948 को किया। 18 मार्च 1948 को किया। आपका जो प्रथम चरण था इसका जो नाम है वो मत्स्य संघ रखा गया। और इसका जो नाम मत्स्य संघ है वो किसके सुझाव पर रखा गया, या इसका जो नामकरण है वो किसके सुझाव पर किया गया? तो इसका नामकरण के.एम. मुंशी यानी कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के सुझाव पर इसका नामकरण मत्स्य संघ रखा गया। हमारा जो अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र था, धौलपुर का क्षेत्र था, प्राचीन समय में इसी मत्स्य जो जनपद था हमारा जयपुर के अंदर, उसके अंतर्गत आता था। तो आपका जो मत्स्य संघ है उसका नामकरण के.एम. मुंशी के द्वारा रखा गया। आपके इस मत्स्य संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो नरहरि विष्णु गोडगिल, नरहरि विष्णु गोडगिल यानी एन.वी. गोडगिल के द्वारा आपके इस मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया। आपके इस प्रथम चरण में किन रियासतों का विलय किया गया? तो प्रथम चरण में 4 रियासतों का विलय किया गया। कौन सी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अब इसमें आपको कोई ABCD की जरूरत नहीं है, आपको पता है, आप संपूर्ण राजस्थान से परिचित है। हमारे राजस्थान में कितने जिले हैं वर्तमान में? तो कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, और जो मेहनत करेगा उसे कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सीधा याद रखना है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन 4 जो रियासतें थी इनका विलय किया गया। और एक आपका ठिकाना था जिसका नाम था नीमराणा। और नीमराणा आपको पता ही है वर्तमान में एक औद्योगिक क्षेत्र है, अलवर के अंतर्गत आता है। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीमराणा, इन 4 जो ठिकाने हैं, 4 रियासतें और नीमराणा जो ठिकाना है, इसका क्या इसमें विलय किया गया। अब इसमें एक राज प्रमुख बनाया गया। राज प्रमुख था धौलपुर का शासक उदयभान सिंह। एक क्वेश्चन आपको यहां पर और बता दूं, हमारे राजस्थान की 4 ऐसी रियासतें थी, जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर और टोंक। ये जो 4 रियासतें हैं अपना विलय पाकिस्तान में करना चाहते थे। धौलपुर का जो शासक था उदयभान सिंह, ये भी अपना विलय पाकिस्तान में करना चाहता था। जैसलमेर का शासक था हनुमंत सिंह, वो भी अपना जो झुकाव था उसका पाकिस्तान की तरफ था, यानी जिन्ना की तरफ झुकाव ज्यादा था। जोधपुर का शासक था हनुमंत सिंह और जैसलमेर का शासक था जवार सिंह, महारावल जवार सिंह।
उनका भी झुकाव है वो पाकिस्तान की तरफ था। और टोंक का एक नवाब था, यानी हमारी एकमात्र मुस्लिम जो रियासत थी वो टोंक थी, और टोंक का नवाब था सादित अली खां। सादित अली खां वो भी अपना जो झुकाव है पाकिस्तान की तरफ उसका झुकाव था। तो हमारे राजस्थान की जो 4 रियासतें थी, जैसे आपकी जोधपुर का जो शासक हो गया महाराजा हनुमंत सिंह, जैसलमेर का शासक हो गया महाराव जवाहर सिंह, टोंक का नवाब हो गया सादित अली खां, और आपके धौलपुर का शासक हो गया महाराजा उदयभान सिंह। ये अपने आप का जो विलय है पाकिस्तान में करना चाहते थे, परंतु सरदार पटेल के प्रयासों से अंत में इन चारों रियासतों का हमारे राजस्थान में और हमारे भारत संघ के विलय पत्र में इनका विलय हुआ। अब राज प्रमुख का पद बनाया गया, इसके अलावा यहां पर एक उपराज प्रमुख का भी पद बनाया गया। उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख है वो करौली के शासक को बनाया गया, और करौली के शासक का नाम था गणेश पाल। करौली का जो अंतिम शासक था उसका नाम था गणेश पाल। तो करौली का जो शासक था गणेश पाल वो उपराज प्रमुख बना, और धौलपुर का जो शासक था उदयभान सिंह वो क्या है, राज प्रमुख बना। राजधानी किसे बनाया गया, राजधानी अलवर को बनाया गया, राजधानी अलवर को। अब हमारे इस एकीकरण के प्रथम चरण में इसके अलावा मंत्रिमंडल का भी गठन हुआ, यानी प्रधानमंत्री के पद की भी स्थापना की गई। तो यहां पर प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, तो प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री थे और एकीकरण के प्रथम चरण के जो प्रधानमंत्री थे वो थे शोभाराम कुमावत। अब आपके शोभाराम कुमावत का एक मंत्रिमंडल भी था। मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल थे, तो मास्टर भोलानाथ, इसके अलावा चिरंजीलाल शर्मा, इसके अलावा जुगल किशोर चतुर्वेदी, इसके अलावा गोपीलाल यादव, इसके अलावा सरदार मंगल सिंह, ये इसके मंत्रिमंडल में शामिल थे। तो हमारे प्रथम चरण में प्रधानमंत्री के पद की भी व्यवस्था की गई, और प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया, मास्टर भोलानाथ, चिरंजीलाल शर्मा, जुगल किशोर चतुर्वेदी, गोपीलाल यादव और सरदार मंगल सिंह इसके मंत्रिमंडल में शामिल थे। तो ये दोस्तों हमारे राजस्थान के एकीकरण की यहां से शुरुआत होती है, यानी राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में संपन्न हुआ। आपको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है कब से कब तक हुआ, तो 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक हमारे राजस्थान का एकीकरण हुआ। प्रथम चरण गठन हुआ 18 मार्च 1948 को, नाम रखा गया मत्स्य संघ। नामकरण किसके सुझाव पर किया गया, के.एम. मुंशी यानी कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी के सुझाव पर। उद्घाटन किसने किया, एन.वी. गौडगिल यानी नरहरि विष्णु गौडगिल ने इसका उद्घाटन किया। इसके अलावा हम बात करें तो किसका विलय किया गया मत्स्य संघ में, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। आपको सीधा याद रखना है, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। और एक बात और बता दूं, वर्तमान में इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ABCD, आप इस प्रकार से जो याद रख रहे हैं कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली इनका विलय हुआ, तो इस प्रकार के क्वेश्चन वर्तमान में जो हम एग्जाम देख रहे हैं और एग्जामिनर का जो माइंड है उसके अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस प्रकार के क्वेश्चन वर्तमान में नहीं आते। तो आपको हर चीज की डीपली तैयारी करनी होगी, और जो कॉन्सेप्ट आपके तैयार है उन पर बार बार उन्हें रटने का प्रयास न करें। जो चीज आपको याद नहीं है उसे ही याद करने का प्रयास करें, और उसी से आपको क्या है, सफलता मिलेगी। यानी कोई कहता है कि मैं बहुत पढ़ता हूं,
हाँ, माना कि आप बहुत पढ़ रहे हो, आप पिछले कुछ समय से या कुछ सालों से तैयारी कर रहे हो, और हो सकता है कि आप एक ऐसे स्टूडेंट हो कि आप हर बार क्या है असफल भी हो रहे हो, तो उसका अपनी किस्मत को या और किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कमी हमारे अंदर ही है। मैं खुद एक यानी आपको बताऊं कि बहुत से एग्जाम दिए हैं, आदमी है वो असफल हो जाता है, परंतु उन्हीं असफलताओं में ही सफलता छिपी होती है। और जब तक हमें यह पता नहीं चलेगा कि हमारे अंदर कमी क्या है और हमें क्या पढ़ना है, तब तक सफलता है वो अपना द्वार नहीं खोलेगी। तो आपको किसी ट्रिक में कहीं पर नहीं फंसना है, यानी सीधा याद रखना है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इसके अलावा नीमराना ठिकाना। राज प्रमुख बनाया गया उदयभान सिंह, उप राज प्रमुख बनाया गया गणेश पाल को, राजधानी बनाया गया अलवर को। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत बने और इनके मंत्रिमंडल में शामिल हुए मास्टर भोलानाथ, चिरंजी लाल शर्मा, जुगल किशोर चतुर्वेदी, गोपीलाल यादव और सरदार मंगल सिंह। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। इसके अलावा दोस्तों आप अपनी जो पढ़ाई है उसे नियमित रूप से यानी जारी रखें, क्योंकि आपका ये जो लॉकडाउन है और कोरोना वायरस की वजह से संपूर्ण भारत और संपूर्ण विश्व में ये जो वर्तमान में जो माहौल बना हुआ है, यानी जो दौर जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उस दौर से निकलने के लिए हमें बहुत समय लगेगा। यानी आपकी जो क्लासें हैं ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने में, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या कोई भी कोचिंग संस्थान हो या अन्य कोई इंस्टीट्यूट हो, वो जो चीजें हैं सितंबर से पहले, शायद सितंबर से पहले उनमें कोई भी संभावना नहीं है कि वो आपकी ऑफलाइन क्लासें शुरू होगी। तो मेरी आपसे एक विनम्र अपील है कि आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, हमारे जो भी वीडियो आ रहे हैं उन वीडियो को अच्छे से देखें, अपनी तैयारी को अच्छे से करें, और ये नहीं सोचें कि हमारा ये टॉपिक पहले हो चुका है या हमने इस टॉपिक को कर रखा है। आप अगर उस टॉपिक को देखोगे तो आपको उसमें कुछ न कुछ नई जानकारी मिलेगी, और वही जानकारी आपके भविष्य को संवारने के लिए और आपकी जो जिस मुकाम को आप प्राप्त करना चाहते हो उस मुकाम को प्राप्त करवाने के लिए हमारी ये जो वीडियो है, हमारे जो विषय अध्यापकों के द्वारा आपको अध्यापन करवाया जा रहा है, वो आपके लिए वीडियो लाभकारी रहेंगे। आप हर वीडियो को पूरा देखें, और उस वीडियो में आपको हो सकता है आप अच्छे से आपने पढ़ रखा है, आपने रीट की तैयारी की है, राजस्थान पुलिस है, पटवार है या अन्य कोई भी एग्जाम है उसकी आपने तैयारी की है, परंतु अगर आपने वीडियो की शुरुआत की है देखने की तो आप उस वीडियो को पूर्णतः देखें, उसमें आपको कुछ न कुछ जरूर नया मिलेगा। और इसी के साथ दोस्तों आज हमारे एकीकरण के इस चरण की शुरुआत होती है, यानी हमारे एकीकरण की शुरुआत हो गई, और अगले 2-3 वीडियो में आपका एकीकरण टॉपिक है वो पूर्ण हो जाएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।